हेलो दोस्तों, वेलकम टू टीच प्रेजेंस। माई सेल्फ हिमांशु कुमार। एंड आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट के साथ साथ प्रेगनेंसी और पैचुरेशन एंड लैक्टेशन के बारे में। यानी कुल मिलाकर हम लोग 3.6 और 3.7 हम लोग आज क्लियर करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने मेरे प्रीवियस वीडियोज़ नहीं देखे हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बारे में, तो आप जाकर मेरे प्लेलिस्ट को चेक करिए या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, इसको आप लोग ज़रूर से देख लीजिएगा। 3.5 तक हम लोग क्लियर कर चुके थे पिछले कुछ वीडियोस में, और आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे 3.6 और 3.7। तो चलिए शुरू करते हैं अपना ये प्यारा सा वीडियो। तो दोस्तों, ये रहा हमारा आज का टॉपिक, प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट। दोस्तों, इसको शुरू करने से पहले लिंक द्वारा डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, उसके द्वारा आप लोग प्रीवियस वीडियोस को देख सकते हैं। और ये शुरू करते हैं हम लोग आज का ये टॉपिक। लेकिन दोस्तों, ये आज का टॉपिक पढ़ने से पहले कुछ टर्म्स को हम लोग रिकैप कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे है ट्रोपोब्लास्ट। दोस्तों ट्रोपोब्लास्ट क्या होता है? ट्रोपोब्लास्ट यहाँ पे देखिए क्या है कि यहाँ पे क्या लिखा है। ट्रोपोब्लास्ट क्या है? आउटर लेयर कॉल्ड ट्रोपोब्लास्ट। दोस्तों, जो एम्ब्रायो होता है, एम्ब्रायो का आउटर लेयर होता है, उसको हम लोग बोलते हैं ट्रोपोब्लास्ट। जैसे यहाँ पे ट्रोपोब्लास्ट दिया गया है, ये जो आउटर लेयर है, ये आउटर लेयर सेल के द्वारा, इसको हम लोग बोलते हैं ट्रोपोब्लास्ट। और जो इनर, जो ऑरेंज कलर का ये है इनर में, इसको हम लोग बोलते हैं क्या? इनर सेल मास। तो ये जो ट्रोपोब्लास्ट होता है आउटर लेयर, जो उसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन टाइप का होता है, मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन जैसे आउटर लेयर होता है सेल का, वैसे ही एम्ब्रायो का मतलब डेवलपिंग फिटस का आउटर लेयर है ट्रोपोब्लास्ट। ट्रोपोब्लास्ट यही है। अब ट्रोपोब्लास्ट में क्या होता है, यहाँ पे देखिए, आफ्टर इम्प्लांटेशन फिंगर लाइक प्रोजेक्शन अपीयर्स ऑन ट्रोपोब्लास्ट इज कॉल्ड क्रियोनिक भिलाई। दोस्तों यहाँ पे देखिए, ये हमारा है, ये हमारा ट्रोपोब्लास्ट है, ये हमारा ट्रोपोब्लास्ट है। और इसमें ये पे यहाँ पे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन पूरा निकल रहा है, जिसको हम लोग कोरियोनिक भिलाई बोलते हैं। और प्लासेंटल भिलाई भी इसको शायद बोलते हैं। आगे हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे, प्लासेंटल भिलाई और कोरियोनिक भिलाई क्या है, देखते हैं आगे। विच इज सराउंडेड बाई यूट्राइन टिश्यू एंड मैटरनल ब्लड। जो कोरियोनिक भिलाई होता है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है ट्रोपोब्लास्ट में, मतलब ट्रोपोब्लास्ट का ही एक मतलब विकसित हुआ पार्ट है, उसको बोलते हैं कोरियोनिक भिलाई। कहने का मतलब जो ट्रोपोब्लास्ट है वो आगे विकसित होकर कोरियोनिक भिलाई बनाता है, जो कि फिंगर लाइक होता है। और ये किससे ढका रहता है, किससे कवर रहता है? तो ये रहता है यूट्राइन टिश्यू एंड मैटरनल ब्लड से ये ढका रहता है कोरियोनिक भिलाई। द कोरियोनिक भिलाई एंड यूट्राइन टिश्यू बिकम ए इंटीग्रेटेड विथ ईच अदर एंड jointly form a structure and the functional unit between developing embryo and maternal body is called placenta। दोस्तों, आप लोग ये प्लासेंटा को ज़रूर नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों प्लासेंटा। आप लोग पहले भी प्लासेंटा के बारे में पढ़ चुके हैं, लेकिन प्लासेंटा क्या है दोस्तों? ये एक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है। किसके किसके बीच में भाई? तो डेवलपिंग एम्ब्रायो, जो फिटस होता है उसको हम लोग डेवलपिंग एम्ब्रायो बोलते हैं, जो गर्भ में रहता है। और मैटरनल बॉडी मतलब माता के शरीर और जो डेवलपिंग फिटस है उसके बीच का जो मेन स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होता है, जिसके द्वारा सभी आदान प्रदान होता है चीज़ों का, उसको हम लोग बोलते हैं प्लासेंटा। अब नेक्स्ट लाइन देखते हैं हम लोग। द प्लासेंटा फैसिलिटेट द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट टू द एम्ब्रायो एंड ऑल्सो रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड एक्सक्रेटरी वेस्ट मटेरियल प्रोड्यूस बाई एम्ब्रायो। दोस्तों, जो कि एम्ब्रायो होता है वो मदर के अंदर ही डेवलप होता रहता है, तो वो उसको न्यूट्रिशन चाहिए। जो एम्ब्रायो भी एक प्रकार का बहुत सारे सेलों का समूह है, मतलब एक प्रकार डेवलपिंग एक जीव, उसमें एक ऑर्गेनिज्म आगे चल के एक ऑर्गेनिज्म बनाने वाला है। तो उसको भाई न्यूट्रिशन कहाँ से मिलेगा, उसको ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगा? तो प्लासेंटा के द्वारा ही वो जाता है, प्लासेंटा ही इसको फैसिलिटेट करता है। और साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड और जो एक्सक्रेटरी वेस्ट मटेरियल होता है उसका निष्कासन भी करता है। अब नेक्स्ट लाइन देखते हैं हम लोग। द प्लासेंटा इज कनेक्टेड टू द एम्ब्रायो
थ्रू द एम्बिलिकल कॉर्ड। दोस्तों एम्बिलिकल कॉर्ड के बारे में आप लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। एम्बिलिकल कॉर्ड जो नाभि से कनेक्टेड रहता है दोस्तों, जो अभी न्यू बॉर्न बेबी को आप लोग जब भी कभी देखे होंगे तो उसमें एक नाभि से कनेक्टेड एक पार्ट रहता है, वो लंबा टाइप का, वो अर्थवर्म के जैसा, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एम्बिलिकल कॉर्ड, उसी को बोलते हैं दोस्तों। अब एम्बिलिकल कॉर्ड यहाँ पे आप लोग देख भी सकते हैं, यहाँ पे बनाया गया है एम्बिलिकल कॉर्ड। ये कुछ इस प्रकार का पार्ट आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे। ये क्वाइल्ड पार्ट है, पूरा एकदम क्वाइल्ड पार्ट है डेवलपिंग फीटस के अंदर। तो ये ही है थी, क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं हम लोग एम्बिलिकल कॉर्ड, यही है एम्बिलिकल कॉर्ड। तो दोस्तों आगे हम लोग नेक्स्ट लाइन देखते हैं। The placenta is connected to the embryo through the umbilical cord, which helps in the transport of substance and form embryo। आपसे ये लाइन को एक बार और पढ़ लेते हैं, क्या है, The placenta is connected to the embryo through the umbilical cord, which help in the transport of substance to and from the embryo। जो ये इम्बिलिकल कॉर्ड होता है, ये प्लासेंटा का एक पार्ट होता है, मतलब प्लासेंटा के द्वारा ही कनेक्टेड होता है। प्लासेंटा तो आउटर कवरिंग होता है, और कवरिंग जो जैसे आप लोग समझिए, यहाँ पे आप लोग समझिए, ये जो प्लासेंटा है ये एक प्रकार का बाउंड्री मतलब डेवलपिंग फीटस और मदर के जो बीच बाउंड्री है, ये प्लासेंटा बाउंड्री है। और जो बाउंड्री है, उस बाउंड्री के अंदर में ये बना रहता है एम्बिलिकल कॉर्ड, जो कि कनेक्टेड रहता है किससे, वो बाहर में कनेक्टेड रहता है प्लासेंटा से, और अंदर में फीटस के नाभि से कनेक्टेड रहता है, एम्बिलिकल कॉर्ड। तो ये क्या करता है भाई, चीज़ों का आदान प्रदान में मदद करता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस टू एंड फ्रॉम। आप लोग यहाँ पे देखिए, इसको जरूर नोट कर लीजिए, ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस टू एंड फ्रॉम द एम्ब्रायो। अब नेक्स्ट लाइन देखते हैं हम लोग। प्लासेंटा ऑल्सो एक्ट्स एज एंड एंडोक्राइन टिश्यू एंड प्रोड्यूस सेवरल हार्मोन। जो प्लासेंटा है ये एंडोक्राइन माने अंतःस्रावी ग्रंथि के टिश्यू मतलब ऊतक का काम करता है, मतलब ये एक प्रकार का एंडोक्राइन ग्लैंड का काम करता है। जो प्लासेंटा होता है एक प्रकार का एंडोक्राइन ग्लैंड है, और ये कुछ हार्मोन्स को प्रोड्यूस करता है। वो क्या हार्मोन है भाई, तो HCG, इसको बोलते हैं HCG मतलब ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोफिन हार्मोन है ये HCG, और साथ साथ में करता है ह्यूमन प्लासेंटल लैक्टोजेन, ये मतलब HPL, ह्यूमन प्लासेंटल लैक्टोजेन, ये कुछ हार्मोन्स है। और साथ साथ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन भी सिक्रेट करता है। कौन सिक्रेट करता है भाई, तो प्लासेंटा कुछ समय के लिए क्या बन जाता है, एंडोक्राइन ग्लैंड बन जाता है एक प्रकार का, जो कि ये बहुत इम्पोर्टेंट जो सिक्रेशन होता है वो सिक्रेट करता है, ये हार्मोन्स होता है उसको ये सिक्रेट करता है। अब हम लोग नेक्स्ट लाइन देखते हैं। इन लेटर फेज ऑफ प्रेगनेंसी, मतलब प्रेगनेंसी जो होता है, प्रेगनेंसी के आगे के फेज में, पीछे के फेज में हम लोग ये सब वगैरह पढ़ चुके हैं। अब आगे के फेज में क्या होता है, ए हार्मोन कॉल्ड रिलैक्सिन इज ऑल्सो सिक्रेटेड बाय द ओवरी। दोस्तों ये जो रिलैक्सिन है, रिलैक्सिन एक बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन है दोस्तों। अब ये हार्मोन का क्या काम है, इसके बारे में हम लोग आगे देखेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन है, जो कि एक प्रेगनेंसी के टाइम में ही ये सिर्फ ह्यूमन में बनता है। देखिए नेक्स्ट लाइन में लिखा ही होगा, लेट अस रिमेंबर दैट HCG, HPL एंड रिलैक्सिन आर प्रोड्यूस्ड इन वुमेन ओनली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ये जो लाइन है दोस्तों, ये इतना जो लाइन है इसको आप लोग जरूर से नोट कर लीजिएगा कॉपी में अपने, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है दोस्तों। एक बार और पढ़ लीजिए, लेट अस रिमेंबर दैट HCG, HPL और रिलैक्सिन आर प्रोड्यूस इन वुमेन ओनली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के टाइम पर ही केवल ये HPL को क्या बोलते हैं हम लोग, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोफिन हार्मोन, और HPL को हम लोग बोलते हैं ह्यूमन प्लासेंटल लैक्टोजेन। तो HCG और HPL ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन है, और ये जो लाइन है इसको आप लोग जरूर से याद करिएगा। अब नेक्स्ट लाइन हम लोग देखते हैं।
नेक्स्ट लाइन है दोस्तों, नेक्स्ट लाइन क्या है, इन एडिशन मतलब और आगे, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी द लेवल ऑफ अदर हार्मोन लाइक एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन, cortisol, prolactin, thyroxine, etc. is increased several fold in maternal blood। जो ये सब इतना जो हार्मोन है वो प्रेगनेंसी के टाइम में ये हार्मोन का लेवल बढ़ जाता है, किसमें, मैटरनल ब्लड में, मदर के शरीर में जो ब्लड होता है उसमें ये सब हार्मोन की मात्रा बढ़ जाता है। अब नेक्स्ट लाइन हम लोग देखते हैं, increased production of these hormones is essential for supporting the fetal growth। जो ये इंक्रीज जो हार्मोन का जो लेवल बढ़ जाता है वो किस लिए बढ़ता है भाई, तो ये एक प्रकार का फीटल ग्रोथ के लिए बहुत इम्पोर्टेंट फंक्शन है, मतलब बहुत इम्पोर्टेंट होता है ये फीटल ग्रोथ, इसी से संभव हो पाता है। अब नेक्स्ट लाइन हम लोग देखते हैं, एक बार और इस लाइन को हम लोग दोस्तों देख लेते हैं, थोड़ा सा नीचे में समस्या हो गया था। इंक्रीज्ड प्रोडक्शन ऑफ दीज हार्मोन्स इज इसेंशियल फॉर सपोर्टिंग द फीटल ग्रोथ, मेटाबॉलिक चेंजेस इन द मदर एंड मेंटेनेंस ऑफ प्रेगनेंसी। ये जो लाइन है दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको भी जरूर एक बार आप लोग माइंड सेट कर लीजिएगा यहाँ पे। अब immediately after implantation the inner cell mass आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, आउटर सेल मास को हम लोग बोलते हैं ट्रोपोब्लास्ट, और इनर सेल मास जो एम्ब्रायो होता है डिफ्रेंशिएट करता है इनटू एन आउटर लेयर कॉल्ड एक्टोडर्म। जो एक सेकंड, थोड़ा सा यहाँ पे समस्या हो गया, क्या लिखा हुआ है आपसे थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं। इमीडिएटली आफ्टर इम्प्लांटेशन द इनर सेल मास एम्ब्रायो डिफ्रेंशिएट इनटू, जो इम्प्लांटेशन होता है, इम्प्लांटेशन के टाइम में ये जो एम्ब्रायो होता है वो 3 पार्ट में डिफ्रेंशिएट होता है। जो आउटर लेयर है उसको बोलते हैं एक्टोडर्म, इनर लेयर को बोलते हैं एंडोडर्म, एंड जो दोनों के बीच में जो लेयर होता है उसको बोलते हैं मेसोडर्म। ये एक प्रकार का एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेसोडर्म है, इसी से जो शरीर के सभी पार्ट बनते हैं। यहीं एक क्या बोलते हैं उसको, क्लोन, शायद क्लोन बोलते हैं। आप लोग एनिमल क्लासिफिकेशन में पढ़ चुके हैं, ये क्लोन शायद क्लोन ही होता है, मेरे को क्लियर कंफर्म याद नहीं है, लेकिन ये आप लोग जरूर यहाँ पे याद कर लीजिएगा। ये 3 वर्ड एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेसोडर्म आप लोग पहले भी इसके बारे में पढ़ चुके होंगे। सून अपीयर बिटवीन द एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म, जो कि मेसोडर्म होता है। दीज 3 layers give rise all tissue in adult। ये 3 जो लेयर होता है ये सभी टिश्यू को, इसी से सभी टिश्यू बनते हैं। इट नीड टू मेंशन्ड हेयर दैट इनर सेल मास कंटेन द सेल कॉल्ड स्टेम सेल which have potency to give rise to all the tissue and organ। दोस्तों आप लोग पहले एक वर्ड सुने होंगे कि आर्टिफिशियल बनाया जाता है, कोई भी आदमी को या फिर जानवर को आर्टिफिशियल लेबोरेटरी में बनाया जाता है। तो उस लेबोरेटरी में कैसे बनाया जाता है, उस पर्टिकुलर एनिमल एंड प्लांट को कैसे बनाया जाता है, तो वहीं होता है स्टेम सेल। स्टेम सेल किसी भी ऑर्गेनिज्म का आप लोग अगर स्टेम सेल ले लेते हैं तो उस स्टेम सेल से आप सभी प्रकार के सेल बनाने में सक्षम हो पाइएगा। ये स्टेम सेल में एक खासियत है, जो शरीर का स्टेम सेल है, शायद इसको लिवर सेल भी बोलते हैं, तो ये स्टेम सेल सभी प्रकार के अंगों को विकसित कर सकता है, इसमें ये एम्पावर होता है स्टेम सेल में। आप लोग ये स्टेम सेल को एक बार और पढ़ लीजिए। एंड स्टेम सेल्स विच हैव पोटेंसी, इसके पास पोटेंसी होता है, पावर टू गिव राइज ऑल टाइप ऑफ टिश्यू एंड ऑर्गन। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अब देखते हैं what are the major feature of embryonic development and various month of pregnancy। जो क्या मेजर फीचर होता है आप देखते हैं। द ह्यूमन प्रेगनेंसी एटलीस्ट 9 मंथ, आपको भी मालूम हो चुका होगा कि ह्यूमन प्रेगनेंसी 9th मंथ का होता है। डू यू नो फॉर हाउ मेनी मंथ प्रेगनेंसी लास्ट इन डॉग्स,
एलिफेंट्स एंड कैट्स। आप लोगों को मालूम है कि कैट, डॉग और एलिफेंट में कितने साल को होता है? मेरे को नहीं मालूम है दोस्तों। इसके बारे में आप लोग विकिपीडिया से पढ़ लीजिएगा, गूगल विकिपीडिया से फाइंड आउट, खोजिए। गूगल विकिपीडिया है भी कैले भाई। इन ह्यूमन बीइंग आफ्टर 1 month ऑफ प्रेगनेंसी द एम्ब्रायोज हार्ट इज फॉर्म्ड। दोस्तों एक बार इधर इसको थोड़ा सा कलर को चेंज कर लेते हैं, चूँकि यह इम्पोर्टेंट लाइन है, ये पैराग्राफ ही इम्पोर्टेंट है। इसको देखिए, जो हार्ट है कि कहाँ गया भाई, जो ह्यूमन हार्ट है वो पहले प्रेगनेंसी के पहले मंथ में बन जाता है। द फर्स्ट साइन ऑफ ग्रोइंग फीटस में बी नोटिस एंड लिसनिंग टू द हार्ट साउंड केयरफुली थ्रू द स्टेथोस्कोप। जो फीटस का ग्रोथ है आप लोग क्लियरली स्टेथोस्कोप में हार्ट का साउंड सुन सकते हैं पहले मंथ में। अब नेक्स्ट लाइन देखते हैं, बाय द एंड ऑफ सेकेंड मंथ द फीटस डेवलप्स लिम्ब एंड डिजिट। जो हाथ की उंगली, पैर की उंगली और हाथ पैर ये सब सेकेंड मंथ के लास्ट तक बन जाता है, फॉर्म हो जाता है। अब नेक्स्ट लाइन देखते हैं, बाय द एंड ऑफ 12th वीक। 12th वीक मतलब तीसरे महीने के अंत में, तीसरे महीने को देखिए दोस्तों 9 month का होता है हमारा पूरा प्रेगनेंसी आवर। पूरा प्रेगनेंसी कितने 9th month का होता है। और 3 महीने को हम लोग बोलते हैं फर्स्ट ट्राइमेस्टर। फर्स्ट ट्राइमेस्टर मतलब 3 महीने को ट्राइमेस्टर बोलते हैं। 3 महीने मैंने एक ट्राइमेस्टर 3 महीना, सेकंड ट्राइमेस्टर 6 month और थर्ड ट्राइमेस्टर 9th month, मतलब 3 ट्राइमेस्टर इसमें होता है। अब ये तीसरे महीने के अंत में हमारा दूसरे के महीने के अंत में लिम्ब और डिजिट बन जाता है, मतलब हाथ पैर लिम्ब बोलते हैं जिसको, और डिजिट मतलब उंगली बन जाता है। एंड बाय द एंड ऑफ 12th वीक मतलब फर्स्ट ट्राइमेस्टर द मोस्ट मेजर ऑर्गन सिस्टम इज फॉर्म्ड। फॉर एग्जाम्पल लिम्ब एंड एक्सटर्नल जेनेटिलिया ऑर्गन एज वेल आर वेल डेवलप। जो एक्सटर्नल जेनेटिलिया होता है और लिम्ब होता है वो बहुत अच्छी तरह से बन जाता है फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंत में, मतलब 12 वीक के अंत में, ये 12 हफ्ता के अंत में ये पूरा का पूरा वेल डेवलप हो जाता है। द फर्स्ट मूवमेंट ऑफ फीटस इज अपियर्ड the first movement of fetus and appearance of hair on the head is usually observed during the 5th month। जो 5वां महीना होता है, 5वां महीना में क्या होता है दोस्तों, फीटस मूवमेंट थोड़ा बहुत करने लगता है, मतलब प्लासेंटा के अंदर ही थोड़ा बहुत उसका लगता है कि नहीं भाई मूवमेंट कर रहा है फीटस। और जो फीटस का हेड पर जो बाल होता है वो 5वें महीने में ही आप लोग देख सकते हैं, मतलब बन जाता है, देख नहीं सकते हैं सॉरी। अब हम लोग देखते हैं, बाय द एंड ऑफ अबाउट 24 वीक मतलब सेकेंड ट्राइमेस्टर के अंत में द बॉडी इज कवर्ड विथ फाइन हेयर, eyelids separated, the eye lenses are formed। मतलब सेकेंड ट्राइमेस्टर के अंत तक ये सब काम हो जाता है फीटस के अंदर। मतलब फीटस एक प्रकार का जो बाल होता है शरीर जिस फाइन हेयर से ढका होता है वो बन जाता है, और आईलिड सेपरेट हो जाता है, और साथ साथ आईलेंस भी फॉर्म हो जाता है। बाय द एंड ऑफ 9th month ऑफ प्रेगनेंसी द फीटर इज फुल्ली डेवलप्ड एंड इज रेडी टू डिलीवरी। मतलब 9वें महीने तक ये पूरा का पूरा फीटस बन जाता है। दोस्तों ये जो पैराग्राफ है यहाँ पे, ये पैराग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, एक बार और आप लोग पढ़ लीजिएगा। अब नेक्स्ट लाइन हम लोग देखते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पार्चुरेशन एंड लैक्टेशन। पार्चुरेशन एंड लैक्टेशन अब नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, द एवरेज ड्यूरेशन ऑफ ह्यूमन प्रेगनेंसी इज अबाउट 9th month विच इज कॉल्ड गेस्टेशन पीरियड। जो 9th month का जो पीरियड होता है प्रेगनेंसी का उसको हम लोग बोलते हैं गेस्टेशन पीरियड। एंड vigorous constriction of uterus at the end of pregnancy causes delivery and expulsion of fetus।
जो 9th मंथ हो जाए, जैसे ही 9वें महीना आता है, मतलब 9वें महीने के अंत तक हमारा ये फीटस जो होता है वो वेल डेवलप हो जाता है। और जैसे ही फीटस डेवलप होता है तो जो प्रेगनेंसी का जो यूट्रस का जो मसल्स है वो एक कॉन्स्ट्रक्शन पैदा करता है, जिसको विगरस कॉन्ट्रैक्शन पैदा करता है, जिससे कि जो फीटस है, फीटस को डिलीवर होने में सहायक हो। दिस प्रोसेस ऑफ डिलीवरी ऑफ द फीटस, जिसको चाइल्ड बर्थ भी बोलते हैं, इज कॉल्ड पार्चुरेशन। पार्चुरेशन इसको बोलते, डिलीवरी ऑफ फीटस इज कॉल्ड पार्चुरेशन। पार्चुरेशन इज इंड्यूस्ड बाय ए कॉम्प्लेक्स न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म। जो पार्चुरेशन होता है एक किसके द्वारा संभव हो पाता है भाई, तो न्यूरो एंडोक्राइन, एक कॉम्प्लेक्स न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म होता है। अब ये कैसे काम करता है इसके बारे में हम लोग देखते हैं। द सिग्नल फॉर पार्चुरेशन ओरिजिनेटेड फ्रॉम द फुली डेवलप्ड फीटस एंड द प्लासेंटा। जो इसका सिग्नल होता है कि भाई कैसे मालूम चलेगा कि जो फीटस है वेल डेवलप है, तो फीटस जब वेल डेवलप फीटस होता है तो उसके द्वारा सिग्नल प्रोड्यूस होता है, एंड प्लासेंटा के द्वारा भी सिग्नल प्रोड्यूस होता है, विच इंड्यूस माइल्ड यूट्राइन कंस्ट्रक्शन। आप लोग यहाँ पे देखिए, यहाँ पे विगरस कॉन्ट्रैक्शन जो यूट्रस के द्वारा होता है। जैसे ही फीटस फुली डेवलप होता है तो यूट्रस में एक कॉन्स्ट्रक्शन होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं फीटल एजेक्शन रिफ्लेक्स। फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स पैदा होता है जैसे ही जो फीटस वेल डेवलप होता है, तो यूट्राइन मसल्स होता है वो एक प्रकार का कंस्ट्रक्शन पैदा करता है, जिसको हम लोग बोलते हैं फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स। दिस ट्रिगर्स रिलीज ऑफ ऑक्सीटोसिन फ्रॉम द मैटरनल पिट्यूटरी। अब ये फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स जो होता है ये ऑक्सीटोसिन को प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है। किससे भाई, तो मादा का जो पिट्यूटरी ग्लैंड होता है उससे। ऑक्सीटोसिन एक्ट ऑन द यूट्राइन मसल। जो ऑक्सीटोसिन होता है यूट्राइन मसल पे काम करता है, एंड कॉज स्ट्रॉन्ग यूट्राइन कंस्ट्रक्शन। जो फीटल इंजेक्शन रिफ्लेक्स होता है वो किसको रिलीज करवाता है, तो ऑक्सीटोसिन को रिलीज करवाता है। मदर के जो पिट्यूटरी ग्लैंड होता है उससे ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है, और ऑक्सीटोसिन क्या करता है, यूट्राइन मसल को एक स्ट्रॉन्ग यूट्राइन कंस्ट्रक्शन पैदा करता है, विच इन टर्न स्टिमुलेट फर्दर सिक्रीशन ऑफ ऑक्सीटोसिन। अब फिर से बहुत मात्रा में ऑक्सीटोसिन बनता है, और फिर क्या होता है दोस्तों, अब देखिए नेक्स्ट लाइन। द स्टिमुलेटरी रिफ्लेक्स बिटवीन द यूट्राइन कंस्ट्रक्शन एंड ऑक्सीटोसिन सिक्रीशन कंटिन्यू रिजल्टिंग इन द स्ट्रॉन्ग एंड स्ट्रॉन्गर कंस्ट्रक्शन। जैसे ही दोस्तों यहाँ पे एक बात समझिए, यहाँ पे जैसे ही ये मिलता है, रिफ्लेक्स मिलता है, तो रिफ्लेक्स के बाद सीधा हमारा ऑक्सीटोसिन बनता है, और ऑक्सीटोसिन क्या करता है, फिर से एक बार को स्ट्रॉन्गर यूट्राइन कंस्ट्रक्शन देता है, और इसके बाद जैसे फिर से बनता है ऑक्सीटोसिन, और फिर से ये बहुत ज़्यादा मात्रा में स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर कंस्ट्रक्शन पैदा करता है, जिससे कि बेबी डिलीवरी में मदद हो सके। ओवरऑल कहने का मतलब, जो अब क्वेश्चन आएगा दोस्तों कि पार्चुरेशन में कौन सा हार्मोन मदद करता है, तो कौन सा हार्मोन, तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो होता है ये स्ट्रॉन्ग कंस्ट्रक्शन देता है, जिससे कि बेबी को डिलीवरी में सहायता हो सके। अब नेक्स्ट लाइन हम लोग देखते हैं, कहाँ गए नेक्स्ट लाइन। द स्टिमुलेटरी रिफ्लेक्स बिटवीन द यूट्राइन कंस्ट्रक्शन and oxytocin secretion continue resulting in stronger and stronger contractions. This leads to expulsion of baby out of uterus through the birth canal, जिसको पास्चुरेशन बोलते हैं। Soon after the infant is delivered, जैसे infant मतलब होता है दोस्तों
फीटस मतलब इन्फेंट, मतलब फीटस जो होता है जैसे ही तैयार होता है, मतलब फीटस मतलब इन्फेंट मतलब बेबी, एक प्रकार का प्रोजेनी बोलिए या फिर बेबी बोलिए, ऑफ स्प्रिंग बोलिए या फिर बच्चा बोलिए, मतलब नया बॉर्न बेबी बोलिए, ये सब एक ही वर्ड है। तो ये इन्फेंट है। द प्लासेंटा इज ऑल्सो एक्सपेल्ड आउट बाई यूट्रस। What do you think? The doctor inject the injection to induce delivery. अब ये प्लासेंटा भी बाहर आ जाता है यूट्रस से जैसे ही ये बेबी का डिलीवरी होता है। और एक यहाँ पे एक ये क्वेश्चन है, व्हाट डू यू थिंक? द डॉक्टर्स इंजेक्ट टू इंड्यूस डिलीवरी। तो डॉक्टर क्या देता है भाई, इंजेक्शन क्या करता है? तो किसका इंजेक्शन देता है? तो ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन देता है डॉक्टर बेबी के डिलीवरी के लिए। ये आप लोग यहाँ पे इतनी मात्रा में ऑक्सीटोसिन के बारे में पढ़ चुके हैं। मेरा भी ये क्या बोलते हैं, प्रोनाउंसिएशन भी गड़बड़ा गया है भाई। ऑक्सीटोसिन बोलने में बहुत दिक्कत हो रहा है। ऑक्सीटोसिन बोलते बोलते मेरा गला सूख गया भाई, क्या बताएं। अब नेक्स्ट लाइन देखते हैं। द मेमरी ग्लैंड ऑफ फीमेल अंडरगो डिफ्रेंशिएटेड ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। जो मेमरी ग्लैंड होता है वो मतलब डिफ्रेंशिएट करता है एंड स्टार्ट प्रोड्यूसिंग मिल्क टुवर्ड्स द एंड ऑफ प्रेगनेंसी बाय द प्रोसेस इज कॉल्ड लैक्टेशन। लैक्टेशन एक प्रोसेस होता है जिसके द्वारा क्या बोलते हैं, मिल्क सिक्रीशन होता है प्रेगनेंसी के अंत में। दिस हेल्प द मदर इन फीडिंग द न्यू बॉर्न। जो मतलब न्यू बॉर्न को मदद मिलता है बहुत मात्रा में। द मिल्क प्रोडक्शन ड्यूरिंग द इनिशियल फ्यू डेज ऑफ लैक्टेशन कॉल्ड कोलेस्ट्रम। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। कोलेस्ट्रम क्या होता है? तो जो पहले कुछ दिन शुरुआती के कुछ दिन को, लैक्टेशन के शुरुआती के कुछ दिन को हम लोग बोलते हैं कोलेस्ट्रम, विच कंटेन सेवरल एंटीबॉडीज एब्सोल्युटली इसेंशियल टू डेवलप रेजिस्टेंस फॉर न्यू बॉर्न बेबी। दोस्तों आप लोग ये बहुत लोगों के मुंह से या फिर आप लोग पढ़े भी होंगे कि इनिशियल मतलब बेबी को शुरू में माता का दूध क्यों ज़रूरी होता है? तो एंटीबॉडी ये प्रोड्यूस करता है। यहाँ पे देखिए, ये लाइन को एक बार और पढ़ लीजिएगा आप लोग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रेजिस्टेंस होता है मतलब ये रोग से लड़ने की क्षमता को बढ़ाता है। एंटीबॉडीज़ के बारे में आप लोग आगे के चैप्टर में पढ़ेंगे और 11th के चैप्टर में भी पढ़ चुके होंगे एंटीबॉडीज़ के बारे में। बॉडी फ्लूइड चैप्टर करके है 11th में, आप लोग उसके बारे में पढ़ चुके हैं एंटीबॉडीज़ क्या काम करता है। द ब्रेस्ट फीडिंग ड्यूरिंग द इनिशियल पीरियड ऑफ इन्फेंट ग्रोथ इज रिकमेंडेड बाय द डॉक्टर फॉर ब्रिंगिंग ऑफ ए हेल्दी बेबी। हेल्दी बेबी के लिए क्या ज़रूरी है दोस्तों? फीडिंग कराना ज़रूरी है। ब्रेस्ट फीडिंग इज़ इसेंशियल, ये डॉक्टर्स का सलाह है दोस्तों, आप लोग भी याद रखिएगा। ये लाइन भी इम्पोर्टेंट है, एक प्रकार का सोशल मैसेज देता है ये लाइन। और यहीं पे हमारा ये शायद चैप्टर समाप्त होता है। हाँ, यहीं पे हमारा चैप्टर समाप्त होता है। और जाने से पहले एक बात शेयर करना चाहूँगा, तो जिंदगी में चाहे कुछ भी हो जाए कभी उम्मीद मत छोड़ना, क्योंकि जिसके पास उम्मीद है वह लाख बार हार कर भी नहीं हारता। याद रखें दोस्तों, विजेता वो नहीं बनते जो कभी असफल नहीं हुए, बल्कि वो विजेता बनते हैं जो कभी हार नहीं मानते। और थैंक्स फॉर वॉचिंग। इस वीडियो को यहीं पे अंत करते हैं। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए गुड बाय।